हेलो फ्रेंड्स, भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के आज के इस लेक्चर में आपको आवेशों के समूह अर्थात द्विध्रुव जो होता है उसके निरक्षीय स्थिति पर किसी भी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं, आज इसमें आपको समझाएंगे। तो इसकी निरक्षीय स्थिति या विषुवतीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की या विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे, इसको समझिए। कल आप लोगों को क्या पढ़ाया गया था? विद्युत द्विध्रुव। क्या पढ़ाया गया था? विद्युत द्विध्रुव पढ़ाया गया था। द्विध्रुव क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, ये क्या है, एक आवेशों का एक यहाँ पर समूह रखा हुआ है, ठीक है। दो आवेश जिनका परिमाण क्या है, बराबर है, लेकिन इनकी प्रकृति जो है अलग अलग है। ये ऋण आवेशित है, ये धन आवेशित है, और इनके जो बीच की दूरी दी गई है वो कितनी है, 2। इसे क्या बोला जाता है? विद्युत द्विध्रुव। क्या बोला जाता है इसे? विद्युत द्विध्रुव। अब इसकी दिशा किस तरफ होती है ये आपको जानना जरूरी है। द्विध्रुव की दिशा किस ओर होती है? प्लस से माइनस की ओर होती है कि माइनस से प्लस की ओर? तो आपको बता दें कि द्विध्रुव, बताइए, जो बल रेखाएं निकलती हैं उनके विपरीत दिशा में द्विध्रुव की दिशा होती है। जो बल रेखाएं निकलती हैं उनके विपरीत दिशा में द्विध्रुव की दिशा होती है। तो धन आवेश से बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी? ध्यान समझिए, ऐसे ऐसे निकलेंगी, ठीक। और ऋण आवेश में बल रेखाएं अंदर की ओर आती हैं, अंदर की ओर आती हैं। तो यहाँ पर देखिए, बल रेखाएं जिस तरफ चल रही हैं उनकी विपरीत दिशा में क्या है, द्विध्रुव की दिशा होगी। विद्युत द्विध्रुव की, इलेक्ट्रिक डायपोल की दिशा होगी। अब देखिए, क्षेत्र रेखाएं किस तरफ चल रही हैं, प्लस से माइनस की ओर। तो द्विध्रुव की दिशा किस तरफ होगी, माइनस से प्लस की ओर। द्विध्रुव की दिशा किस ओर होगी, माइनस से प्लस की ओर। ये आपको जानना जरूरी है कि द्विध्रुव जो होता है उसकी दिशा किस तरफ होती है। तो आपको पता होना चाहिए द्विध्रुव की दिशा जो है, जिस तरफ क्षेत्र रेखाएं चलती हैं उनके विपरीत दिशा में वो क्या है, द्विध्रुव कार्य करता है। तो आपको द्विध्रुव समझ में आ गया होगा। अब चलो जो हमें पढ़ना है उसको बताते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं एक द्विध्रुव है, ये दिया गया है, ये क्या है, द्विध्रुव है। यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है। ध्यान समझिएगा, इसको समझिए। अक्षीय स्थिति क्या होती है? अक्षीय स्थिति मतलब होता है अगर इसकी अक्षीय स्थिति पर क्षेत्र निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो ये जिस रेखा पर स्थित है उसी के अनुदिश, या तो इस तरफ पी हो या तो इस तरफ पी हो, तब क्या हो जाता है, अनुदिश समय अनुदैर्ध्य जिसे बोलते हो, ठीक है। अक्षीय स्थिति इसे बोलते हैं। लेकिन मान लेते हैं यही जो बिंदु है हम इस द्विध्रुव के ऊपर नीचे लें तो क्या हो जाएगा, उसके लिए हम बोलेंगे निरक्षीय स्थिति। तो यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु P, चाहे ऊपर मान लो चाहे नीचे, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखिए क्या करते हैं, इस बिंदु को, ये जो P दिया गया है, ये कौन सा बिंदु है, P है। इस बिंदु को हम क्या है, माइनस क्यू से मिला देते हैं और प्लस क्यू से भी मिला देते हैं। माइनस क्यू से और प्लस क्यू से मिला देते हैं। इसके बीच की दूरी टोटल कितनी होती है? इसके बीच की दूरी आप लोग जानते हैं 2a होती है। द्विध्रुव जो होता है उसके बीच की दूरी कितनी होती है, 2a होती है। अब इसके बीच में देखिए, ये a मान लेते हैं, ये b मान लेते हैं। इसके बीचों बीच में एक बिंदु मान लेते हैं o। क्या मान लेते हैं, o मान लेते हैं। ये 2a लंबाई है, तो इसको जब आधा कर देंगे तो इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, a आ जाएगी, और इसकी लंबाई भी
ए आ जाएगी, दोनों की लंबाई ए आ जाएगी। अगर इसको और इसको जोड़ दिया जाए तो ए धन ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। आप देखते हैं हमें क्या है, इस द्विध्रुव के निरक्ष पर जो बिंदु P है, इस पर क्या है, विद्युत क्षेत्र निकालना है कि ये दोनों आवेश अर्थात इन दोनों आवेशों द्वारा जो द्विध्रुव बन रहा है, इसके कारण बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र लग रहा है। ध्यान से देखिएगा, अब आप समझिए बच्चों, ध्यान दीजिए। अच्छा बताइए, प्लस क्यू में बल रेखाएं निकलती हैं कि नहीं? प्लस क्यू में बल रेखाएं निकलती हैं कि नहीं? तो बल रेखाएं निकलेंगी, प्लस क्यू में जो बल रेखाएं निकलती हैं तो बाहर की ओर जाती हैं, तो इसमें बल रेखाएं इधर को निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे। जिस तरफ बल रेखाएं चलती हैं उस तरफ क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, उसी तरफ क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। तो बल रेखा अगर बाहर इस लाइन पर देखें तो बल रेखा इधर की ओर आएगी कि बाहर की ओर निकलेगी, बाहर की ओर निकलेगी, तो विद्युत क्षेत्र किस तरफ होगा, ऊपर की ओर। विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर होगा, और इसको हम दिखाएंगे E प्लस क्यू। प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर। मजा आया। अब उसके बाद बात क्या है, माइनस क्यू के कारण, इसके कारण इसमें बल रेखाएं अंदर की ओर आती हैं, अंदर की ओर, अंदर की ओर, इसमें बल रेखाएं अंदर की ओर। तो इस बिंदु पर अगर देखा जाए, इसके कारण क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी कि अंदर की ओर होगी, अंदर की ओर होगी, मतलब इस लाइन में अंदर की ओर। तो यहाँ पर हो जाएगा E प्लस क्यू, इसके लिए क्या हो जाएगा, E प्लस क्यू हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर माइनस लगाते हैं, E माइनस क्यू होगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, E माइनस क्यू। ये माइनस के कारण बिंदु P पर, ऋण आवेश के कारण बिंदु P पर जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, अंदर की ओर होता है, और क्या है, धन आवेश के कारण जो क्षेत्र होता है वो बाहर की ओर होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब देखते हैं, एक परिणामी मान लेते हैं। पहले इसको हम मिला देते हैं, इसको देखिए, इसके मध्य बिंदु को बिंदु P से मिला देते हैं, O को P से मिला देंगे। अब देखिए इस घटक और इस घटक का परिणामी कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। इसको हम क्या मान लेते हैं, इन दोनों का परिणामी मान लेते हैं। ध्यान से देखिए, अगर ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, दोनों क्या बराबर झुके हुए हैं, दोनों क्या हो जाएंगे, थीटा थीटा हो जाएंगे। अगर ये कोण थीटा है, ध्यान से देखिए, ये थीटा तो ये कितना, देखिए ध्यान से ऐसे बना रहे हैं, अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा तो होगा, एकांतर खंड में कोण है ना। अगर इस लाइन पे जाए तो ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये थीटा है, ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा थीटा, ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा हो जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं अब, चलो इसको हम डाट डाट करके ऊपर थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो जिससे आपको ये लाइन क्या है, डाट डाट कर ऊपर बढ़ा देते हैं। ये हो गया। अब आपको देखना क्या है, पहले समझो। ये कोई मान लेते हैं, ये क्या है, ये A है और ये B है, इसके बीच में एक रेखा खींच दिया जाए R, तो इसको, इस पड़ी लाइन को क्षैतिज घटक, इस खड़ी लाइन को ऊर्ध्वाधर घटक कहेंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, क्षैतिज घटक के लिए इसके साथ लिखा जाएगा, इसके R cos थीटा लिखा जाएगा, और इसके लिए क्या हो जाएगा, D बराबर R sin थीटा हो जाएगा। क्यों, समझ में आ रहा है नहीं? इसके लिए क्या हो जाएगा, A cos थीटा, और इसके लिए क्या हो जाएगा, सॉरी, R cos थीटा क्षैतिज घटक के लिए, और ऊर्ध्वाधर घटक के लिए क्या हो जाएगा, R sin थीटा हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको इसको ध्यान से देखना है। पहले इसमें देखिए इसके लिए ध्यान से देखिए, ये जो त्रिभुज बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना है, यहाँ पर क्या है, ये
दिया गया है। यहाँ पर ये क्या दिया गया है मान लेते हैं, इसको अभी निकालेंगे। ये ऊर्ध्वाधर घटक है, ये क्षैतिज घटक। थीटा जिस पर लटका होता है, जिस पर टिका होता है वो क्षैतिज घटक है। इस पर थीटा अगर टिका है तो ये क्षैतिज घटक, इस पर थीटा टिका है तो ये क्षैतिज घटक है। ये मान लेते हैं ये कितना दिया गया है E प्लस क्यू, और ये कितना दिया गया है, ये A दिया गया है मान लेते हैं अभी, और ये क्या दिया गया है B मान लेते हैं, केवल मान रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसके लिए क्या आ जाएगा, क्षैतिज घटक के लिए जैसे परिणामी R लिया गया था, R का थीटा पहली लाइन के लिए, उसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा E प्लस क्यू कॉस थीटा। परिणामी R की जगह पर क्या दिया गया है यहाँ पर E प्लस क्यू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा E प्लस क्यू साइन थीटा। तो ये दोनों के लिए आया। ये क्या ऊर्ध्वाधर घटक के लिए E प्लस साइन थीटा, इसके लिए क्या दिया गया E प्लस कॉस थीटा दिया गया है। तो बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा E प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर क्या है E प्लस क्यू साइन थीटा। तो बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये कैसे होगा। अब हम अगला, ये तो प्लस क्यू के लिए इसका कल्याण हो गया कि ये क्षैतिज घटक ये आया, ऊर्ध्वाधर घटक ये आ गया। अब देखिए इसके लिए देखते हैं, ये जो नीचे दिया गया है, ये जो दिया गया है, देखिए ये भी कोण क्या कहलाएगा, थीटा कहलाएगा। ये भी कोण कितना होगा, थीटा, क्योंकि ये क्या थीटा है, ये भी थीटा होगा। कैसे देखिए इसको, देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, जेड, क्या बन रहा है, जेड, ऐसे बन रहा है, ऐसे ऐसे। अगर ये थीटा दिया गया है ये कितना होगा, थीटा। अगर यहाँ पे देखिए ये लाइन ऐसे गई है और ये आई और ये लाइन, अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। अब थीटा किस पर टिका हुआ है, इस पर टिका हुआ है, किसके लिए, माइनस क्यू के लिए। तो माइनस क्यू के लिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए हम बना दे रहे हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर क्या है, ये थीटा है और यहाँ पर क्या दिया गया है, ये E माइनस क्यू दिया गया है, E माइनस क्यू दिया गया है, E माइनस क्यू दिया गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E माइनस क्यू कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, E माइनस क्यू साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा E माइनस क्यू कॉस थीटा, इसके लिए हो जाएगा E माइनस क्यू साइन थीटा हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, ये नीचे लाइन आई है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, E माइनस क्यू साइन थीटा, और यहाँ पर इसके लिए क्या हो जाएगा, E माइनस क्यू कॉस थीटा। तो बच्चों ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। ये पहला पार्ट लिया गया तो ये दिखा दिया गया आपको, ये दूसरा पार्ट लिया गया इसके लिए, पहला पार्ट इसके लिए हुआ, दूसरा पार्ट इसके लिए हुआ। दोनों के लिए क्षैतिज घटक एक ही है, दोनों के लिए क्षैतिज घटक एक ही है। और इसको मान लेते हैं टी पर जो विद्युत क्षेत्र लग रहा है, टी पर टोटल विद्युत क्षेत्र जो लग रहा है ईपी लग रहा है। कितना लग रहा है, ईपी लग रहा है। अब ध्यान क्या देना है, देखिए ये घटक ध्यान से देखिए, ऐसे लाइन बनी है, यहाँ पर पी स्थित है, ये यहाँ पर क्या है, पी स्थित है, और यहाँ पर ऊपर की ओर क्या है, ऊपर की ओर क्या है, E प्लस क्यू साइन थीटा, नीचे की ओर क्या है, E माइनस क्यू साइन थीटा। E प्लस क्यू ऊपर की ओर, E माइनस क्यू नीचे की ओर। तो ऊपर वाला घटक और नीचे वाला घटक एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। जब एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, साइन वाला ऊपर है प्लस वाला और यह माइनस वाला नीचे, तो एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, विपरीत होने के कारण ये क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, अर्थात कैंसिल हो जाएंगे दोनों। बचेगा कौन, बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र आएगा ये आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ दिया गया बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र EP किसके कारण हो रहा है, केवल क्षैतिज घटक के कारण ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो E प्लस क्यू कॉस थीटा, E माइनस क्यू कॉस थीटा दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा 2E प्लस क्यू कॉस थीटा, साइड में लिख देना, चूंकि E प्लस क्यू बराबर E माइनस क्यू बराबर E। देखिए आवेशों के चिन्ह का ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिख लेना
आवेशों के चिन्ह का क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आवेशों की प्रकृति का क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो भैया चाहे देखिए, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, दोनों एक ही चीज मान लेंगे। तो देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पर E प्लस क्यू है और यहाँ पर E प्लस के स्थान पर E माइनस के स्थान पर E प्लस क्यू रख दें, देख लीजिए, थोड़ा एक लाइन और बढ़ा देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिए क्षेत्र के लिए आवेशों के चिन्ह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे प्लस हो चाहे माइनस। तो यहाँ पर देखिए E प्लस E माइनस के बराबर है और यहाँ पर ये क्या है, E के बराबर दिया गया है। देखिए इसके स्थान में क्या लिखेंगे, EP इक्वल टू क्या हो जाएगा, E प्लस क्यू कॉस थीटा, और यहाँ पर E प्लस क्यू कॉस थीटा, दोनों एक ही हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर E प्लस क्यू E माइनस क्यू परिणाम में क्या है, बराबर है, चिन्हों का यहाँ कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों एक ही हो गए ना, ये और ये दोनों एक ही प्रकार से हैं, दोनों के बीच क्या लगा, धन, दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 2E प्लस क्यू कॉस थीटा। अब बताइए कि विद्युत क्षेत्र कितना होता है। आप लोगों ने पढ़ा विद्युत क्षेत्र E का मान क्या होता है, के क्यू अपान आर का स्क्वायर, के क्यू अपान आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर क्या आ जाए, के क्यू अपान आर का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो आर यहाँ देखिए, ये आर दूरी दी गई है, क्या दिया गया यहाँ पर, आर दिया गया है। तो अब आपको देखना है, ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर है, ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या है, बराबर है। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जो आर यहाँ पर लिया गया है, आर नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये आर है, ये दूरी आर है, हमें लेना है आवेशों के बिंदु P से दूरी, जो आवेश हैं उनकी P से दूरी। तो ये दूरी और यहाँ से ये दूरी दोनों क्या है, बराबर हैं। क्योंकि यहाँ पर लिख देना क्या है, AP बराबर कितना है, BP है, दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो अगर चाहे इसका मान निकाल लो चाहे इसका मान निकाल लो, आसानी से यहाँ पर R का मान रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम कैसे इसका मान निकालते हैं। देखिए इसको पहले लिखेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर बिंदु P है, ये P बिंदु है, यहाँ पर ले रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, O है, और यहाँ पर इसको मिलाते हैं, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं ये, और यहाँ पर इसको मिला देते हैं, और ये कितना कोण है, थीटा। अब ये कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। यहाँ पर देखिए 90 अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश के सामने कर्ण, 90 अंश के सामने कर्ण, और थीटा के सामने लंब, थीटा के सामने लंब, और दोनों कोण जहां बैठे होते हैं वो होता है आधार, ये होता है आधार। अब यहाँ पर cos थीटा लगाइए, cos थीटा का मान कितना आ जाएगा, cos थीटा बराबर, देखिए ये दूरी A है बच्चों, ये दूरी कितनी दी गई, O से A की दूरी, O से बिंदु A की दूरी A है ना, A है, और ये दूरी कितनी है, R है, ये दूरी कितनी है, R है। तो यहाँ पर cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पहले इसमें देखिए cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, आधार भैया A है, अब कर्ण हमारा मिला ही नहीं, तो यहाँ पर कर्ण कितना है, AP, कर्ण कितना दिया गया है, AP दिया गया है। अब AP का मान कैसे निकालोगे, आप लोग निकाल लेना, AP का मान कैसे निकलेगा। हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको लिख दे रहे हैं, नहीं आएगा तो आप लोग बताना। AP का मान हो जाएगा √A² प्लस R का स्क्वायर। ये किसका मान आया, ये आ गया AP का मान। बच्चों ध्यान देना, AP का मान कैसे आया आपको ये भी बता दिया जा रहा है। ये जो चीजें लिखी जा रही हैं इसको आप साइड में जरूर लिख लेना, इसको भी साइड में दिखा देना कि क्या कैसे होता है, मतलब सब आपको विधिवत बता दिया जा रहा है। जो नोट करना है ये बातें आप नोट कीजिएगा और इसको साइड में भी लिखते रहिएगा, जिसको आपको बाद में भी हेल्प मिलती रहे प्रूव करने के लिए, ठीक है। AP का मान कैसे आएगा, इसमें देखिए पाइथागोरस अगर प्रमेय लगा दिया जाए तो पाइथागोरस प्रमेय का क्या, पाइथागोरस प्रमेय क्या है,
पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर होता है एपी का स्क्वायर, मतलब एपी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर। और यहाँ से एपी का मान निकालना है, केवल स्क्वायर यहाँ पर नहीं है ना, तो एपी का मान निकालेंगे तो अंडर रूट का हो जाएगा, यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा ना। तो एपी का मान कितना आया बच्चों, आर स्क्वायर ए स्क्वायर, तो यहाँ पर रख दिया इसके स्थान पर। कॉस थीटा का मान आया कि नहीं आया, तो कॉस थीटा का मान देखिए, आपका जो आर का मान है यहाँ पर कॉस थीटा का मान जो दिया गया, देखिए आर जो दिया गया है इसको क्या लिखेंगे हम, इनके बीच की दूरी लिख देंगे। तो आर का मान कितना आया है, आर का मान कितना आया, चलो देखते हैं। यहाँ पर ये आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि आर स्क्वायर दिया गया है। इसका मान जो आएगा वो क्या आ जाएगा, कितना आएगा जो दिया गया है, यहाँ पे आर स्क्वायर का मान आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको ऊपर लिख देते हैं 2k³ अपान यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या रखना है, ये दूरी या ये दूरी लिखना है, मतलब ए से पी के बीच की दूरी या बी से पी के बीच की दूरी का स्क्वायर रखना है, इनके बीच की दूरी का स्क्वायर रखना है। देखिए ये स्क्वायर दिया गया है ना, यहाँ पर यही फार्मूला होता है आर स्क्वायर। यहाँ पर ये वाले आर की बात नहीं कर रहे हैं, ए से पी के बीच की दूरी या तो बी से पी के बीच की दूरी की बात कर रहे हैं, तो इसका स्क्वायर हम यहाँ पर करेंगे। और कॉस थीटा का मान जो आया है यहाँ पे उसको लिख देते हैं ए अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं, ये क्या हो जाएगा 2aq साथ में कर देते हैं k को बाहर, और इसको ब्रैकेट में ये और ये साथ में 2aq अपान, देखिए यहाँ पर क्या लगा है, इसमें स्क्वायर लगा बच्चों, ध्यान से देखिए इसमें स्क्वायर लगा तो रूट के बाहर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये तो बाहर हो गया, लेकिन इसमें रूट लगा रहेगा क्योंकि ये क्या है स्क्वायर इसमें नहीं है। बच्चे गलती कैसे करते हैं, कहेंगे सर जी ए स्क्वायर आर स्क्वायर तो है और कॉमन हो जाएगा, ये तो बाहर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, जब दो संख्याएं अगर साथ में स्क्वायर में हैं तब ये बाहर होता है, क्योंकि ये दोनों गुणे में है। लेकिन यही संख्या अगर स्क्वायर हो और प्लस में हो या माइनस में हो तो कभी भी बाहर नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें रूट लगा रहेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/a, इसके साथ आ गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जो रूट लगा होता है उसको घात में 1/2 कहते हैं, यहाँ पर घात 1 मान लेते हैं। अब इसको क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे kp। p क्यों लिखा, क्योंकि आप जानते हो कि p बराबर क्या होता है, p बराबर होता है 2aq, ध्रुव बराबर क्या होता है 2aq होता है। यहाँ पर kp आया अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक देखिए आधार दोनों में बराबर है कि नहीं, आधार अगर बराबर हो और गुणे में है तो अगर आधार बराबर है घातें आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो 1/5 आधार से हम तो घातें जुड़ेंगे, एक में आधा जोड़ेंगे तो 3/2 मतलब 1.5 आ जाएगा। जोड़ने का तरीका आपको पहले ही बता दिया गया है। अब देखिए चूंकि आर जो है बहुत बड़ा है ए की अपेक्षा, अतः ए इंडिकेट करेगा 0 अर्थात नगण्य हो जाएगा। ए क्या है, नगण्य हो जाएगा। अब देखिए ए नगण्य आया, इसके साथ 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, जो बिंदु P पर क्षेत्र है वो आ जाएगा kp अपान आ जाएगा आर स्क्वायर। अब देखिए इसका काम खत्म, 0 आया तो ये खत्म हो गया, ये तो बचा है, इसकी घात कितना है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो EP बराबर कितना आ जाएगा kp अपान यहाँ पर आ जाएगा आर की घात, देखिए 2 कैंसिल हो गया, 3 तो बचा है, ये आ जाएगा। ये क्या आया, निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र कितना होता है ये आपको यहाँ पर समझा दिया गया है।
तो बच्चों जितना गाथा इसमें बताया गया उसको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिए एक द्विध्रुव लिया, द्विध्रुव के ऊपर नीचे अगर इस तरफ दोनों ओर अगर इसी रेखा पर मानेंगे तो अक्ष हो जाएगा, कहीं ऊपर नीचे लेंगे बिंदु तो निरक्ष होगा। यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु P है, इस तरह नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए प्लस Q से मिला देते हैं, माइनस Q से मिला देते हैं और ये दूरी क्या है R मान लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, इसके कारण जो त्रिभुज बन रहा है ये वाला बन रहा है और यहाँ पर आपको क्या है समझा दिया गया कौन क्षैतिज घटक है और कौन ऊर्ध्वाधर घटक है। इसी प्रकार इसके लिए जो त्रिभुज बन रहा है ये वाला बन रहा है, ये इस पर थीटा टिका हुआ है, क्षैतिज घटक और ये क्या है ऊर्ध्वाधर घटक। बच्चे सोच रहे होंगे नीचे की ओर है तो ऊर्ध्वाधर घटक कैसे होगा, नीचे की ओर है तो भी क्या है इसको ऊर्ध्वाधर घटक ही मानेंगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर ये क्षैतिज घटक है E प्लस cos थीटा E माइनस cos थीटा जो दिया गया है दोनों एक ही ओर है, तो दोनों एक ही ओर लगेंगे तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएंगे। अगर कोई एक तरफ धक्का देकर चल रहा है तो दोनों अगर मान ले हमें कोई धक्का दे रहा है पीछे से तो उसका बल और मेरा बल क्या है जुड़ जाएगा। अगर वो हम इस तरफ जा रहे हैं और दूसरी तरफ खींच रहा है तो हम दोनों का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और जीरो हो जाएगा बल। इसी प्रकार एक क्षेत्र नीचे की ओर लगा एक ऊपर की ओर, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो दोनों ऊर्ध्वाधर घटक जो है E प्लस साइन थीटा E माइनस Q साइन थीटा क्या हो जाएंगे कैंसिल निगलेक्ट हो जाएंगे। तो बिंदु P पर इन दोनों का प्रभाव क्या है निरस्त है, लेकिन इस बिंदु पर इन दोनों का प्रभाव रहेगा क्योंकि एक ही दिशा में दोनों लग रहे हैं। ठीक है, तो अब बताइए बिंदु P पर जो क्षेत्र की तीव्र क्षेत्र होगा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा किसके कारण होगा, इन दोनों के कारण। तो EP बराबर क्या हो जाएगा इन दोनों को जोड़ लेंगे। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए आवेशों के चिन्ह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्षेत्र पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा E प्लस क्यू E माइनस क्यू बराबर दिखाएंगे और यहाँ पर इसको क्या है जोड़ लेंगे और उसके बाद इतना आ जाएगा। यहाँ से ये दूरी कितनी आई है, मतलब AP या BP की दूरी कितनी आई है, AP और BP की दूरी आई है यहाँ पर a स्क्वायर, मतलब ये दूरी क्या आई है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये दूरी कितनी है, दोनों बराबर हैं, दोनों क्या है बराबर है, तो ये दूरी क्या है इतनी आई। तो ये दूरी यहाँ पर रख देंगे, जैसे यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर E बराबर क्या है KQ अपन R स्क्वायर, इसी तरह R के स्थान पर ये दूरी रखेंगे बच्चों, कौन सी दूरी, ये दूरी रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर होता है तो इस पर क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे। अब उसके बाद cos थीटा का मान, यहाँ पर जो cos थीटा था ये cos थीटा का मान हम निकाल लेंगे, कितना आया है इसको यहाँ पर रख देंगे, a को 2AQ के साथ रख देंगे और एक बटा इसको अलग कर लेंगे। स्क्वायर अगर रूट के अंदर है तो क्या है बाहर आ जाएगा। उसके बाद ये द्विध्रुव होता है, P बराबर आप लोग जानते हो क्या होता है, P बराबर होता है 2AQ होता है। तो यहाँ पर जो द्विध्रुव है उसका मान यहाँ पर P रख देंगे। तो उसके बाद इसको क्या है, जब आधार सेम है तो घाते जुड़ जाएंगे, एक में आधा जोड़ना है तो क्या हो जाएगा 3/2। कैसे, एक में आधा जोड़ेंगे तो इससे इसका गुणा इससे इसका, 2 एकम 2 धन 1 एकम नाम 1 और 2 एकम 2 कितना आया 3/2 आया। तो घात में कितना आ गया 3/2। लेकिन ये दूरी बहुत अधिक है इसकी अपेक्षा, तो R बहुत बड़ा है ये बहुत छोटा है, तो R की अपेक्षा अगर A बहुत छोटा है तो A क्या शो करेगा लगभग 0 के बराबर हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। यहाँ पर अगर A नगण्य हो जा रहा है तो A का मान हटा देंगे अर्थात 0 हो जाएगा। तो बचा कौन R स्क्वायर, तो R स्क्वायर के ऊपर ये घात लगाएंगे तो 2 से ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा तो R की घात 3 बच जाएगा। तो ये आपका क्या है बिंदु P पर जो निरक्ष में स्थित है प्लस Q और माइनस Q के कारण यहाँ पर क्या है विद्युत क्षेत्र निकल आया है। तो बच्चों इसको आप लोग लिख लेना। अब आगे कुछ पॉइंट्स आपको बता दें। देखिए अच्छा बताइए ये क्षेत्र की दिशा किस तरफ है, ध्यान से देखिए यहाँ पर विद्युत, ये नोट पॉइंट है बच्चों लिख लेना, क्षेत्र की दिशा
विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है द्विध्रुव के अक्ष के समांतर, द्विध्रुव के अक्ष के समांतर, अक्ष के समांतर धनावेश से ऋणावेश की ओर होता है। तो ये नोट पॉइंट में लिखना कैसे, देखिए ये हमारा द्विध्रुव, भैया ध्यान से समझो, ये द्विध्रुव है और जो हमारा क्षेत्र लग रहा है ये ऊपर नीचे वाला तो कैंसिल हो गया, क्षेत्र किस तरफ लग रहा है, इस तरफ। देखिए द्विध्रुव ऐसे स्थित है और क्षेत्र ऐसे, तो दोनों समांतर हुए कि नहीं, ध्यान से देखिए, ये इसके समांतर है नहीं, जो क्षेत्र लग रहा है इस तरफ, ये और ये समांतर है कि नहीं है, समांतर है। अरे देखिए यहाँ पर क्षेत्र ये लग रहा है और द्विध्रुव हमारा ये स्थित है, तो दोनों समांतर हुए कि नहीं हुए। यहाँ पर बिंदु P है। अब देखिए क्षेत्र और द्विध्रुव एक दूसरे के समांतर हैं, लेकिन यहाँ पर क्या ध्यान देना है, क्षेत्र की दिशा किस तरफ है, प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर है कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर है। तो ये देखिए तीर द्वारा देख लीजिए दोनों में। तो यहाँ पर देखिए जो क्षेत्र की दिशा है वो प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर है। इसके ऊपर देखिए, जो यहाँ इसके ऊपर देखिए ये क्षेत्र की दिशा क्या है, ये प्लस है, यहाँ पर प्लस से माइनस की ओर, माइनस की ओर है कि नहीं, प्लस से माइनस की ओर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है यहाँ पर ऐसे। तो क्षेत्र की दिशा क्या है, प्लस क्यू से माइनस की ओर क्या है, स्थित है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा, ईपी किस पर डिपेंड कर रहा है, अगर इन दोनों को निगलेक्ट मान लें तो ईपी किस पर डिपेंड कर रहा है, ईपी डिपेंड कर रहा है पी पर। ये डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर दूसरे स्थान में लिखेंगे, क्योंकि अक्षीय स्थिति के लिए, अक्षीय स्थिति के लिए ईपी बराबर कितना आया था, अक्षीय स्थिति के लिए ईपी आया था 2p/r³ और निरक्षीय स्थिति के लिए, निरक्षीय स्थिति के लिए ईपी का मान कितना आया था, ईपी का मान आया था, यहाँ पर बच्चों एक चीज और रखना था, के, इसके यहाँ पर रख देना जरूर, के जरूर रहेगा यहाँ पर, के p/r³। ये क्या आया, अभी आप लोगों ने देखा, ये क्या निरक्षीय स्थिति के लिए बिंदु P पर क्षेत्र आया, और ये क्या अक्षीय स्थिति के लिए बिंदु P पर क्षेत्र आया। दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, दो देखिए, ये क्या है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, और सारी चीजें इसमें आगे अगर देखा जाए तो क्या लिखा गया है, अगर इसमें 2 बाहर कर लिया जाए तो क्या है, k p/r³। अब देखिए ये दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं, ये दोनों आपस में बराबर दिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसका मान जो है यहाँ पर रख सकते हैं, नहीं रख सकते, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, जो ये वाला ईपी आ रहा है वो क्या आ जाएगा, 2 गुना इसके हो जाएगा ईपी, यहाँ पर लिख देना अक्षीय, और ये क्या है, ये है निरक्षीय। तो अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र होता है, अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र होता है निरक्षीय का 2 गुना होता है, निरक्षीय का 2 गुना होता है। निरक्षीय में देखिए कम आ रहा है, अक्षीय में 2 है लेकिन निरक्षीय में 2 नहीं है। तो बताइए ये 2 गुना है, ये 2 गुना है, ऊपर वाला 2 गुना है किसका, इसका। अगर इसमें 2 से गुणा कर दिया जाए तभी तो ये बराबर होगा। तो अक्षीय स्थिति में जो क्षेत्र होता है वो सबसे अधिक लगता है, जबकि निरक्षीय में क्या है, कम लगता है। तो बच्चों आपको ये क्या है टॉपिक समझ में आ गया होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, कॉपी में फेयर कर लीजिए और इसको एक बार रिवीजन जरूर से जरूर कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और
अपने मतलब दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, जिससे क्या है वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। जय हिंद।